अस्सलाम वालेकुम जी, राइजन लीड 360 के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों के मैसेजेस का, प्यार का बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं। हमारे बहुत से जो सीईओज़ के साथ हमारे इंटरव्यूज़ हुए हैं, हमें उनका फीडबैक मिलता है और इट ब्रिंग्स अ स्माइल, और मेरे चेहरों पे भी आती है और मेरी टीम के चेहरे पे भी स्माइल आती है। हमारा असल मकसद यही था कि हम दुनिया को, जो हमारे सीईओज़ हैं, उनकी एक अदर साइड भी दिखाएं। सीईओज़ की एक ही साइड होती है जिनमें कह रहे होते हैं कि जी वो एक टीम को लीड कर रहे हैं और उनको 360 डिग्रीज वो कैसे लीड करते हैं। ये हमारा मेन मकसद है कि हम अपने गेस्ट को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकें। एक कोट मैंने पढ़ा था जो मैं आज के गेस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, और वो कोट्स था, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। हमें ये लगता है कि जिनके सर पे ताज होता है वो बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इट इज़ क्वाइट चिल अपसाइड। लेकिन असल जो ज़िंदगी है वो उन्हीं से पूछने की ज़रूरत है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और कैसे ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत जो है वो भी एक ऐसी शख्सियत है जो कि पैशनेट हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ही लव्स टू टेक चैलेंजेस। कोई भी दुनिया में कोई चीज़ है तो नया काम स्टार्ट करना वो इनका फोटे रहा है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, फास्ट के, ही इज़ अ एलुमनाई ऑफ फास्ट। अच्छे स्माइलिंग इंसान है, और सबसे कमाल बात यह है कि वो सीईओ होने के साथ साथ अपना टाइम निकालते हैं अपने लिए भी और अपनी हॉबीज़ के लिए भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे आज के मेहमान हैं अब्दुल रहमान तल्लत साहब, द सीईओ ओरिएंट। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? तबीयत ठीक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं जी, आपको बहुत शुक्रिया कि आप आए। हमारे लिए सबसे बड़ा ऑनर की बात ये होती है कि जब सीईओज़ आ रहे होते हैं हमारे पास तो वो हमारी अपनी लाइफ हमारे से शेयर करते हैं, हमें भी उससे बहुत लर्निंग मिल रही होती है। मैंने आपके साथ बात की रिगार्डिंग डाइवर्सिटी, जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया। अब उसमें आपने तकरीबन कोई 15 साल हो गए आपको ये अपना इस सीट पे आए हुए और उस क्राउन को पहने हुए, तो आपने 4 डिफरेंट कंपनीज का आगाज़ किया और उसके बाद डाइवर्सिफाइड थे इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो ये अपनी फैमिली को कैसे समझाया और कैसे बताया? उन्होंने कहा हमारा तो ये बिजनेस है, यही करना चाहिए। इतने सारे रोलों में क्यों पड़ते हो? नहीं, मुझे नहीं समझाना पड़ा। बेसिकली ओवर टाइम फैमिली की या बिजनेस की रिक्वायरमेंट बनती चली गई कि डाइवर्सिफाई करना है। आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारा मेन होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था। तो उसमें आई केम इन एज, मुझे जब मैं आया तो मुझे डायरेक्टर मार्केटिंग लगाया और आई सैट ऑन दैट सीट फॉर 4 years। फिर उसके बाद मुझे प्रमोट करके सेल्स का भी शोबा दे दिया गया। लेकिन कैसा था मार्केटिंग के अंदर जब आप आए? तो मार्केटिंग की एक कोई आपके पास नॉलेज थी, कोई आइडिया था, या आपने हिट एंड ट्रायल से ही सीखा? भी नहीं पता था, सच्ची बात है। देखें, कहने को तो अब जो एक्सपीरियंस हो गया और जो जिस सीट पे अब बैठे हूँ या जो एक्सपोजर है, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ऑनेस्टली आई वुड बी लाइंग। मैंने जो मेरी एजुकेशन है, जिस तरह आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, कंप्यूटर साइंस पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा। दैट वाज प्योरली ड्यू टू माय पैशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और इसमें आई वुड अप्रिशिएट माय फादर, माय पेरेंट्स, जो कि उन्होंने हमेशा से जो है ना, दे बीन ओपन माइंडेड इन दिस इश्यूज़। तो उन्होंने पढ़ने दिया जो पढ़ना था। लेकिन बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं ग्रेजुएट होने वाला था तो मेरे जो आखिरी सेमेस्टर के अंदर जॉब फेयर लगा यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने जाके इंटरव्यू दे दिया। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज आए हुए थे, तो उनमें से एक इंटरव्यू में एक कंपनी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। आई हैव बीन वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग। तो मुझे 40,000 की उन्होंने नौकरी दे दी। तो जब मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, इनफैक्ट फाइनल जो मेरा लास्ट पेपर था वो फ्राइडे को था, एंड आई वाज सपोज टू ज्वाइन ऑन मंडे। सो मंडे को जब मैं नाश्ते की टेबल पे गया तो वालिद साहब ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। मैंने बताया कि मैंने ज्वाइनिंग देनी है आज। उन्होंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो गाड़ी में बैठे और गाड़ी की ब्रेक लगी अपने दफ्तर के आगे। उन्होंने कहा बेटा तुमने ये काम यही करना है, तो आज से तुम यही पे हो। लेकिन कम से कम ये बात को तो आपको कॉन्फिडेंस हुआ कि मैंने जो अपनी एजुकेशन ली उसके लिए मेरे पास थी, लोगों ने मुझे कहा कि यार आई एम अ गुड पर्सन जिसने पढ़ाई की। कंपनी में आपको लेना भी नहीं, वो मैंने काफ़ी यूज़ भी किया उसको और अपनी कंपनी में, अपने ग्रुप में कंट्रीब्यूट भी किया। बट जो आपका अर्लियर क्वेश्चन है ना,
जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की या बिजनेस में मैंने किया तो मुझे आई वाज कम्प्लीटली क्लूलेस। और अक्सर डिस्कशन होती है, अक्सर बिजनेस फैमिलीज का दो माइंडसेट होते हैं बेसिकली। एक माइंडसेट ये होता है कि जब नया बच्चा है तो उसको नीचे से ऊपर लेके जाए ग्रूम करके, और एक माइंडसेट होता है कि आप उसको पहले दिन ही ऊपर बिठा दें। अच्छा, अब दोनों अप्रोचेस के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसे नहीं है कि दोनों ही परफेक्ट हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो ये वाली अप्रोच है कि पहले दिन से ही आप ऊपर बिठा दें, जो कि मैं भी उनमें से शामिल हूँ, दिस एक्चुअली गेट्स अ बिट टफर बिकॉज जिस तरह मैं था, मेरी आई डिड नॉट हैव रेलिवेंट एजुकेशन एट द टाइम, तो आई हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑन द जॉब। उससे जो बड़ा चैलेंज मुझे था वो ये था कि टू गेट द रिस्पेक्ट, टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ माई कोलीग्स, माई पीयर्स और मेरी टीम, which to be honest I did not have the first day. So to be able to contribute, to be able to discuss, to be able to convince, फैसला करना या फैसला इम्प्लीमेंट करवाना तो बहुत बाद में, और बड़े टाइम से ये चीज़ मैंने सीखी, या बड़े टाइम से आई। किया मतलब सारी कंपनीज ने एक्सेप्ट किया कि एज डायरेक्टर मार्केटिंग आप आए, तो उन्होंने कहा ये सर का बेटा है। देखिए, ये जब भी होता है ना, एंड दिस इज़ अ क्लासिक केस आई हैव हर्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। जब भी होता है, जो पहली टीम मिलती है ना, हमेशा रेजिस्ट करती है। दे ऑलवेज रेजिस्ट न्यू आइडियाज, दे ऑलवेज रेजिस्ट, और करना भी चाहिए। देखें, एक प्रोफेशनल बैठा है जो कि अपनी मेहनत करके आया है, तालीम हासिल करके आया है, अपने एक्सपीरियंस है, ओवर टाइम ग्रूम होके आया है। अब आप उसे कहें जी कि आज से जो है ना, ये कल का बच्चा आया है, नया बच्चा आया है, कुछ नहीं पता, अब तुमने इसको रिपोर्ट करना है, इसको यस सर करना है, तो मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपने मार्केटिंग के बाद आपने कहा कि आप सेल्स में आए, तो अब सेल्स का और मार्केटिंग दोनों हम उनको साइड बाय साइड ही लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो सेल्स पे ही हो रहा होता है। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, बेचना चीज़ों को और आना कि वो कहना कि यार इतनी सेल्स हो गई, हमने यहाँ सेल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दी, तो कैसा था वो? देखिए, मार्केटिंग भी मैंने ऑन जॉब सीखी और सेल्स भी मैंने ऑन जॉब सीखी, और इसमें जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया बहुत ज़्यादा, और मैं आज तक इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, कि आई डोंट फॉर्म ओपिनियन ऑन द फर्स्ट डे। तो मैंने इन दोनों पोजीशंस पे आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम जस्ट ऑब्जर्विंग। जब मार्केटिंग में आया तो पहले 2 साल तो मैं कुछ बोला ही नहीं, आई जस्ट सैट इन द मीटिंग्स एंड ऑब्जर्व्ड। सेल्स में भी जब मैं आया, बल्कि ये अक्सर मैं देखता हूँ कि सीनियर सेल्स के लोगों को भी नहीं पता होता, आज तक इनके कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। कस्टमर इज़ द किंग, मार्केट इज़ द किंग। आप कस्टमर के पास जाएंगे, वो आपको सब कुछ सिखा देगा। तो मेरी जो ग्रूमिंग हुई, और अब मैं अपने आप को, आई कॉल माई सेल्फ एज अ सेल्समैन, क्या, और ये मैं आई हैव ग्रूम माई सेल्फ ओवर टाइम। जब मुझे वो पोजीशन मिली तो 1 साल में सिर्फ और सिर्फ मैंने ये किया कि मैं अपनी बड़ों के साथ या अपने टीम के साथ सिर्फ जाता था मार्केट, एंड आई जस्ट ऑब्जर्व्ड। और उसके साथ ये हुआ कि डे टू डे इश्यूज़ को समझना, देखना कि मेरे बड़े कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, मेरी टीम कैसे हैंडल कर रही है, मेरा जनरल मैनेजर उसको कैसे हैंडल कर रहा है। तो उससे ओवर टाइम ये भी समझ आ गई कि करना क्या चाहिए, और ये भी समझ आ गई कि क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें ये था कि बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, जब व्हेन आई केम टू द कंक्लूजन, तो बहुत सारी चीज़ें आई वुड डू ऑपोजिट। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्चुअली आई वुड डू इन ऑपोजिट वे। तो जब मैंने ऑपोजिट वे किया, तो इन माई टेन्योर एज डायरेक्टर सेल्स में, ये मेरी आज तक अचीवमेंट है। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले 4 साल से जब मैंने सेल्स ली थी, इट हैड नॉट बिन ग्रोइंग, कम भी नहीं हो रहा था बिजनेस, ग्रो भी नहीं हो रहा था, एक स्टैग्नेंट था। सो आई वॉज देयर फॉर 4 years, लेकिन पहले 2 सालों में मैंने टर्नओवर डबल कर दिया था। सो जस्ट टू चेंज द ब्रिंगिंग द फ्रेश आइडियाज, ब्रिंगिंग द न्यू माइंडसेट, लेकिन दिस वाज ऑल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन एंड ऑल ऑफ दैट नॉलेज। मैं जब आया था, ज्वाइन किया था, आई वाज इंट्रोवर्ट, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। अब मैं कैमरे के सामने बैठे आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो जमीन से ऊपर किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता था। आई वाज सो शाय। लेकिन अब अगर आप ओरिएंट को देखें तो ओरिएंट की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे कुछ फॉरेन कंपनीज भी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आ रही होती हैं। यहाँ की भी आपकी एक अपनी मार्केट है। उन मार्केट के उनकी स्ट्रैटेजीज़ को भी देखना पड़ता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से भी सेल्स या मार्केटिंग की चीज़ें चल रही होती हैं। देखते हैं, कंपटीटर भी आपको सिखाता है। अल्टीमेटली इट इज़ द मार्केट, कंपटीशन भी आपका मार्केट में बैठा है।
और आपको आपका कस्टमर ही बताएगा कि किसकी स्ट्रैटेजी चल रही है और किसकी स्ट्रैटेजी नहीं चल रही। और मैंने अपने कंपटीटर से अपने कैरियर में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा। अच्छा, कौन सा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि आपके जो इससे आप जिसके सीईओ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, यार ये है भाई, इस तरह की बातें करनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए? सच्ची बात है, किसी के सीईओ से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ। उनकी स्ट्रैटेजी से देखें, प्रॉब्लम है कि हम सब सेठ हैं, और सेठ जो है ना, ये आप इसको बड़े बड़े वैसे ओपनली बोल रहे हैं ज़्यादा। वो सेठ भी कभी कभी नहीं बोलता, उन्होंने कहा नहीं हम उस सिस्टम के नहीं, क्योंकि मैं अब ऑपोजिट जाना शुरू हो गया हूँ। मेरी कंपनी जो है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोफेशनलाइजेशन, सो वी अंडरस्टैंड कि उसके क्या चैलेंजेस हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये सब सेठ हैं, हमारे समेत। तो सेठ जो है ना, वो उनका जो काम करने का तरीका है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी होती। और हम लोग, हमारा प्रॉब्लम ये एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, बट एज अ कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा, सेठ कम्युनिटी की, हम एरोगेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट। तो इसलिए मैं अगर अपने कंपटीशन में देखूँ अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सो आई डोंट थिंक देयर इज समवन एनीवन हु इंस्पायर्स मी लाइक दैट। अच्छा, आपने 4 कंपनीज को स्टार्ट किया, आप उसको आइडिया बनाया, उन 4 कंपनीज का आइडिया कहाँ से आया? मतलब ज़्यादातर चैलेंजेस ही अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज हो रही होती हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आए जो आपने इनको आगे एक्सटेंशन करते गए आप इनकी? में मैंने काम किया है, लेकिन बनाया मैंने स्क्रैच से 3 को है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट की थी और उसको मैंने उस पर पार्टिसिपेट किया। 2016 में जो पहली कंपनी मैंने स्टार्ट की थी, दैट वाज ब्लू ईस्ट, सॉफ्टवेयर हाउस था। और अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है, और ये जितने भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं, आप अगर आप किसी से पूछेंगे कि यार तुम्हारा क्या है, ख्वाब क्या है, तो क्या है, सॉफ्टवेयर हाउस बनाना। सो वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्चुअली वेंचर, जो कि मैंने खुद किया। और उसमें क्योंकि हमारे ग्रुप में किसी का एक्सपीरियंस नहीं था, इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ सेपरेट एंटिटी, जिसको मुझे टाइम अलग से देना पड़ता था। आई वाज स्टिल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स मार्केटिंग भी करता था, तो आधा दिन वहाँ देता था, आधा दिन दूसरी कंपनी में देता था। लेकिन वी वर डूइंग वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग उस वक्त कर रहे थे। ई कॉमर्स के अंदर उस वक्त ये इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं थी मार्केट, तो हमने स्टार्ट किया वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड वी वेंट ऑन टू बिकम लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस। इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट होम, स्मार्ट थिंग्स, एंड टू एंड R&D करना, पीसीबी डिज़ाइन करना, उसका मैं पूरी की पूरी फिजिकल प्रोडक्ट बना के उसे मार्केट करना, सेल करना। एंड यू वर सेटिस्फाइड विद दिस थिंग कि बड़ा मजा आ रहा था आपको? वी हैड अ कपल ऑफ पेटेंट्स, जो कि हमने पेटेंट्स हमारे नाम पे हो गए, एंड इट टुक अस अ व्हाइल, 2-3 साल लगे, बट द कंपनी बिकेम प्रॉफिटेबल इन 2020, आई थिंक 2019। सो वो जो एक्सपीरियंस था कि ज़ीरो से एक चीज़ स्टार्ट करना और स्टार्ट करके उसे कामयाब बनाना, प्रॉफिटेबल बनाना, उसका रेवेन्यू तो आपको ये आ गया, अब आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस हो गया। सेकंड पे कौन सी कंपनी थी आपने? देखिए, उसमें with all its success, but Blue East was still very tiny as compared to the overall जो हमारा ग्रुप का बिजनेस था। और गवर्नमेंट चेंज हो गई थी 2018 में। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग पॉलिटिकल, बट जस्ट एज अ फैक्ट्स, इकोनॉमी नीचे जा रही थी, और इंपोर्ट्स के ऊपर जो है, इंपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट स्पेसिफिक बिजनेसेस के ऊपर फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। तो एट दैट टाइम द ग्रुप डिसाइडेड, द फैमिली डिसाइडेड कि हमें डिफरेंट वेंचर्स के अंदर जाना है। उसमें जो चैलेंजिंग था, और आई स्टिल थिंक टिल टुडे कि इट वाज एक्सट्रीमली ब्रेव एंड एक्सट्रीमली रिस्की, जो हमने डिसीजन लिया कि हमने एक साथ 2 फैक्ट्रीज या 2 कंपनी स्टार्ट करने का प्लान किया। एक थी अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक थी टाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों बिजनेसेस का हमारे से कोई लेना देना नहीं था, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एंड नथिंग व्हाटसोएवर। सो मुझे फैमिली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गारमेंट्स को, अपैरल को चलाने की, और मेरा छोटा भाई है नमान, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टाइल फैक्ट्री उसको। सो 2-3 साल हमने अपनी अपनी फैक्ट्री लगाई, अपना किया, लेकिन जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें फिर और ये मैंने और नमान ने आपस में किया कि पहले एक साल जब गुजर गया इन दोनों फैक्ट्रीज का, तो वी बोथ वर स्ट्रगलिंग। मैं स्ट्रगल कर रहा था ऑपरेशंस के अंदर, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वाज नॉट माय फोर्टे, मैंने कभी किया नहीं था। सारा कैरियर
मैंने अपना गुजार दिया था सेल्स मार्केटिंग या एज अ CEO कंपनी बनाने में, लेकिन प्रोडक्शन का काम मैंने आज तक नहीं किया था। नुमान की एजुकेशन और उसका एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग का था, तो ही वाज स्ट्रगलिंग इन हिज कंपनी इन सेल्स एंड मार्केटिंग। So then we decided कि I will look after sales and marketing of both companies and he will look after sales and marketing production of both companies. So उसके बाद I think चीज़ें turn around हुई and initially it was very difficult actually. तो अगर आपके दिल के करीब हो तो वो आपका सॉफ्टवेयर हाउस ही है। नहीं, I would not say that. सॉफ्टवेयर हाउस फिर हमने जी 2023 में फिर हमने उसे क्लोज कर दिया। क्लोज नहीं किया, ग्रुप की एक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स को हमने कुछ कंपनीज में मर्ज कर दिया। उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए द ओनली वे फॉरवर्ड वाज कि हम सर्विस इंडस्ट्री में जाएं और दूसरी कंपनीज के लिए अपनी R&D के अलावा। बट सच्ची बात है कि AI के बाद मुझे उसका स्कोप नज़र नहीं आ रहा था एंड आई फील के सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हाउसेस ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्द। तो उस जिस कारोबार में आपको, हालांकि आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट दैट, मैं 2 साल पहले तक अपने हाथ से कोड लिखता था। सो आई वॉज सच अ वर्कaholic कि मैं दिन के मैं सेफली से कि 9 to 5 नहीं करता था, मैं रात 12 बजे तक जो है फिर कोड भी करता था, सब कुछ करता था, फिर सुबह उठता था, फिर जाता था। सो आई वर्कड ओवर टाइम, लेकिन ये अब उस इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं है। सो वी डिसाइडेड टू रीफोकस। हम AI की बात अगर करते हैं तो AI ने अभी तो हमारी कौम जो है वो सिर्फ तस्वीरों को चेंज करके AI की बात कर रही है कि AI ने ये किया, लेकिन डू यू थिंक दैट AI वुड टेक ओवर ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड? एक चीज़ आएगी, या इज इट डेंजरस? देखिए, AI विल फॉर श्योर टेक ओवर अ लॉट ऑफ जॉब्स, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी भी किस्म का, लेकिन जॉब्स ख़त्म नहीं होंगी। स्किल उनको हेल्प कर रही होगी AI। देखिए, अगर फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में लेट्स से आपने 5 बंदे रखे हुए हैं, तो व्हाट आई फील इज़ कि 1-2 साल में 5 की जगह 2 बंदे रह जाएंगे। तो 2 बंदे होंगे, आपको 2 बंदे चाहिए होंगे, लेकिन वो जो 3 आपने रखे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो, और अगर आप ये नहीं करेंगे, आपको कंपटीशन कर रहा होगा, तो उसकी कॉस्ट आपसे कम हो जाएगी। So to compete you will have to do this. So AI it is for sure के करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो भी करेगी। जो लोग इसे इस्तेमाल करना सीखेंगे, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ एक्चुअली, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे मशवरे, कंसल्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें जो एक आम आदमी के उसमें रेंज में नहीं थी, अब आप यू कैन ईजिली टॉक टू समवन एंड टेक एडवाइस एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो लोग जो सेल्फ लर्निंग का जिनको शौक होता है या जिनको हैबिट होती है, आई थिंक इट्स किंग। एंड हम तो अपने ज़माने में गूगल करते थे, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम टीचर के पास लेके जाते थे, वो कहते थे गूगल करो, मेरे से ना पूछो, गूगल करो। तो उन्होंने हमें ऐसे सिखाया सेल्फ लर्निंग। अगर हमारे ज़माने में ये चीज़ें होती हैं तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट। हाँ, यस, और ज़ाहिर बात है कि वो अब ये है कि AI को टेम करना कैसे है, जो इसको AI को टेम कर लेगा अपने मुताबिक, वो मेरा ख्याल है कॉन्कर तो टेम जो करना है ना, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। पहले कुछ अर्सा पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी थी ना, किसी हद तक डिसेंट्रलाइज हो गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी मुल्क में कोई भी 1 या 2 लड़के उठें और कोई प्रोडक्ट बनाएं और उसको कंपनी बना लें और ओवर टाइम मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स बन जाएं। चाइना में बहुत ज़्यादा हमने देखा, डिफरेंट मुल्कों में देखा। हाँ, ये अलग बात है कि यूएसए एंड चाइना में ज़्यादा हुआ, इंडिया में आप देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अब AI 4-5 हाथों में रह गई है। क्यों? क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत बहुत हाई है। तो अब ये मार्क ज़करबर्ग कर सकता है, एलन मस्क तो कर सकता है, लेकिन you and me or any other entrepreneur, for us to get into that kind of a game, and I think this very fact, this is very dangerous. आपने कहा कि 9 to 12 काम कर रहे हैं और चीज़ें बना रहे हैं एट दिस एज, तो कहाँ कोई टाइम माहौल बनाने का या याशी युशी का कोई माहौल बनने का, उसका कोई टाइम मिलता है या अपने आप का मी टाइम मिलता है? मैंने अपना लाइफस्टाइल ना हसीब साहब पिछले 2 सालों में काफ़ी चेंज किया। पहले तो मैं बिल्कुल किसी चीज़ को कोई टाइम नहीं देता था, ना फैमिली को, किसी चीज़ को नहीं। फॉर मी एवरीथिंग वाज वर्क, एवरीथिंग वाज बिल्डिंग कंपनीज, स्पेशली सिंस 2016 जब मैंने ब्लू ईस्ट पहली कंपनी बनाई, तब से लेके 2 साल पहले तक
3 कंपनीज बनाई हैं इस टेन्योर के अंदर, तो दिन रात एक करके जो है ना इसी एंड दिस वाज माय पैशन। मुझे ना घड़ियों का शौक है, ना गाड़ियों का शौक है, ना किसी और चीज़ का शौक है, सिर्फ शौक है काम का। लेकिन एक चीज़ मैं रिग्रेट करता हूँ, 2016 में मैंने कंपनी बनाई और 2016 में अल्लाह ने मुझे मेरी पहली बेटी दी, ज़ैनब। आई डोंट रिमेंबर हर फर्स्ट 3-4 ईयर्स। तो मैंने टाइम नहीं दिया, और इस चीज़ का मुझे रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मेरे से भी कोई पूछता ना कि जी आपके बच्चे माशाल्लाह, मैं कहा जी अब तो बड़े हो गए, लेकिन छोटे होते थे ना तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे बड़ा होते देखा है, ऐसे बड़ा होते नहीं देखा कि जब हम जा रहे होते थे तो बच्चे हमारे सो रहे होते थे, सोते सोते ही हमें वो आइडिया, और वो उसी टाइम हो रहा होता है कि हमें बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम एज अ प्रोफेशनल भी अपने आप को एक जगह पर लाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें बन रही होती हैं। क्रिकेट का भी जी, वो भी मैंने 2-3 साल से उसको बेसिकली शौक तो रहा है, लेकिन अब उसको खेलना दोबारा से और उसको उस शौक को एंजॉय करना 2-3 साल पहले शुरू किया, और अब मैं कोशिश करता हूँ शौक को टाइम दूँ। आई ट्राई टू प्ले एवरी मॉर्निंग, घर में एक नेट्स बनाए हुए हैं, और फिर वीकेंड पे हमारा कोई मैच होता है। नहीं बड़ा माय सन हैड द ऑनर ऑफ प्लेइंग विद यू, तो वो मेरे लिए वो अभी भी उसके लिए भी वो एक बड़ी एक अच्छी मेमोरी है, और वो अभी भी मैं उनको बोल रहा था कल जब मेरी बात हुई कि जी यार यू आर कमिंग हियर, तो मैं हसान को कह रहा था, मैंने कहा हसान यू रिमेंबर, तो उन्होंने कहा जी अब्दुल रहमान तल्ला साहब ने कहा यस आई रिमेंबर, और हमें बड़ा अच्छा लगा जी वहाँ पे जाके भी, और उनके साथ वो मैं उनको और आप माशाल्लाह सुबह सर फजर के बाद आप खेला करते होते थे, और खेलने के बाद तो मुझे आई हैड टू ड्रॉप माय सन देयर टू योर हाउस, तो वो बड़ी एक अच्छी उसके साथ एक्सपीरियंस वो रहा। फिल्में देख लेते हैं वीकेंड पे समटाइम्स। नेटफ्लिक्स देखते हैं जी जी जी, या ये बॉलीवुड वाला शौक जो बॉलीवुड आई डोंट वॉच, आई रिलीजियसली डोंट वॉच बॉलीवुड, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब वो हमें नहीं देखना चाहते तो हम क्यों नहीं देखें। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। और आप ये बिल्कुल कहते हैं कि जी जो म्यूजिक है या जी इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं वो सुनने का आता है ज़हन में या नहीं, वो भी नहीं है? देखें जो भी है, हमें जो है ना थोड़ा सा आई मीन वी शुड थिंक अबाउट आवर सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल। अगर एक बंदा आपके फेस के ऊपर आपकी इंसल्ट करना चाह रहा है और आपको बाहर निकाल रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, आपके आर्टिस्ट को बुरा भला कह रहा है, अब तो हाथ मिलाने से भी चले गए। सो वो देन हाउ कैन यू, और मैं अफसोस के साथ ये होता है कि हमारे कुछ आर्टिस्ट या हमारे क्रिकेटर भी आईपीएल खेलना है या ये करना है, वो यार इससे आगे भी दुनिया है। हैव सम कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपनी। लास्ट वीक आई वाज इन इटली और वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस आए हुए थे। जब मुलाकात हुई तो आपको एज ए कर्टसी हाथ मिलाना पड़ता है। I used to thank them, यार thank you for shaking hands with me, and they used to a couple of them got embarrassed actually. ओके, आपने ट्रैवल की बात की, कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं और जहाँ आपको अच्छा लगता है उनके सनराइज सनसेट? देखिए फैमिली के साथ ये क्राइटेरिया ओवर टाइम चेंज होता रहा है। वैसे अगर आप मेरे से पूछें, आई लव गोइंग टू लंदन, मौसम भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है, और फिर क्योंकि वहाँ पे देसी इतने ज़्यादा चले गए हैं तो आपको खाने का या कल्चर का भी इतना मसला नहीं होता। लेकिन आई थिंक बच्चे छोटे हैं तो उनको तो सिर्फ दुबई जाना है, दुबई में मॉल्स में फिरना है, और वो बस सही ठीक। लेकिन अगर हम अपनी आप देखें कि अगर पाकिस्तान में सारी की सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन अब ये डिज्नीलैंड टाइप ये वाली चीज़ें ये अगर आ जाएंगी यहाँ पे, तो कैसा लगेगा आपको कि यहाँ पे अगर कोई भी सोचा आपने? नहीं, फैसिलिटीज़ मेरा ख्याल अभी काम बहुत होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में। जो खूबसूरती वहाँ पे है मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ आपको बाहर मिल जाती हैं, it becomes difficult. आप शायद मेरी इस बात से एग्री करें कि कोई भी हम किसी भी राइड पे बैठे ना, तो राइड अगर कहीं भी दुनिया के किसी और मुल्क में होगी शायद मैं उसमें बैठ जाऊं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में होगी तो मैं कहूँ इन्होंने जुगाड़ लगाया होगा, ये जुगाड़ यहाँ पे नहीं हम बैठ सकते, बाकी जगहों पे ऐसे ही लगता है। बात असल में सारी वही है कि आप अपने काम को कितना प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं, अपने आप को कितना ग्रूम कर रहे हैं, अपने इदारे को। लेट्स से कि अगर आपने कोई बच्चों का प्ले लैंड बनाया हुआ है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सेफ्टी कितनी मैटर करती है, तो वो डिज्नीलैंड आप जाते हैं आपको चीज़ें नज़र आती हैं, आपको वो प्रिकॉशंस नज़र आते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ एक माइंड सेट है बस देखी जाएगी, तो वो देखी जाती है, फिर देखनी होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। फ्रेंड्स
जी जी बिल्कुल। और कितने बचपन के हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कॉलेज के हैं? और कॉलेज के दोस्त अब तक कहाँ तक आ रहे, सारे अभी तक चलते आ रहे? ए लेवल्स के हम दोस्त हैं, और वो आज भी वैसे ही दोस्त हैं, उसी तरह से मिलते हैं हम तीन। तो बाकी सब लोगों ने बिजनेस ही किया या वो कहीं जॉब शॉप कर रहे हैं बाकी? नहीं, ये एक मेरा दोस्त है, जॉब कर रहा है, वो बिजनेस में गया, बिजनेस उसे समझ नहीं आया, वो जॉब में वापस चला गया, उसे ये कॉन्सेप्ट नहीं हजम हुआ जॉब, क्योंकि जॉब करने के बाद गया कि यार मुझे ये पता ही नहीं कि मुझे पहली तारीख को पैसे मिलने के लिए ये बिल्कुल सही बात। हालांकि काम उसका भी ठीक था, लेकिन उसको समझाया भी हमने, पर उसको एक कॉन्सेप्ट हजम नहीं हुआ कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे वो पहली तारीख को पैसे मेरी जेब में और कैसे जाएंगे, मुझे बाकी लोगों को पैसे देने हैं। तो मैंने कहा यार एंटरप्रेन्योर का यही तो नंबर 1 टेंशन होती है। एग्जैक्ट। और ये इस शक्ल से एंटरप्रेन्योर नहीं निकलना होता है और तो कोई उसको नहीं निकाल सकता। ओके, हमारी किताबें पढ़ना जो आजकल वैसे तो इस जनरेशन ने छोड़ दिया है, लेकिन डू यू बिलीव अभी भी किताबें पढ़ने से कोई वो सॉलेस और वो सेरेनिटी मिलती है आपको? देखिए, मैं बहुत बड़ा हिपोक्रेट दूंगा कि इसका उसका जवाब दूंगा कि मैं नहीं पढ़ता, बट आई विश कि मैं पढूं। मैंने और पिछले कुछ महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ एक किताब पढूं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, बट देखें, किताबें पढ़नी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पढ़ के आपको फ़ायदा होता है, स्पेशली अगर आपने कोई स्किल हासिल करनी है तो उस स्किल को हासिल करने के लिए आपको जो भी करना पड़ता है। वैसे तो आप आजकल यूट्यूब भी बहुत है, बट मैं आई एम प्योरली टॉकिंग फ्रॉम अ स्किल लर्निंग पर्सपेक्टिव। मैं कहानियों की या फिक्शन की उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर मी मेरी लाइफ में या उसमें एवरीथिंग इज अबाउट लर्निंग स्किल्स। आपकी गाड़ी में ज्यादातर क्या म्यूजिक चल रहा होता है? म्यूजिक अब इतना नहीं चल रहा होता, गाड़ी में बस वॉइस नोट सुन रहे होते हैं लोगों के, उनको जवाब दे रहे होते हैं ईमेल्स पढ़ रहे होते हैं, ईमेल के जवाब दे रहे होते हैं, तो अब वो समहाउ जो है ना वो चीजें कम हो गई हैं, या उनके लिए शायद टाइम नहीं है। ओके, पहली मोहब्बत याद है? जी जी बिल्कुल याद है। ठीक है, और उस मोहब्बत के साथ ये हुए वादे भी याद है? मैं अपने आप को इस मामले में खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस पे मुझे क्रश था, एक तो उसको भी मेरे भी क्रश था। ये बड़ी 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 अच्छी बात है। किस्मत बहुत अच्छी होती है ये तो, ये बड़ी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट था फैमिली में तो, और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो मुझे पसंद करती थी, मैं उसको करता था, और मेरे फिर वालदैन को भी वही पसंद आ गई, तो वो एक अरेंज मैरिज भी होगी और इन वे लव मैरिज भी होगी। अरे बड़े मजेदार, जब पापा ने ये बात की होगी कि आपकी शादी इधर से करा दे तो आप शर्मा? नहीं, मैंने कहा मैंने नहीं करनी अब बता तो नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर अब्बा ने मनाया कि नहीं बेटा ठीक है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं मनाया, उन्होंने कहा हमने फैसला कर लिया इधर ही होगी। तो फिर अच्छे दिल में था कि यार नहीं, तो उसमें रेजिस्ट करने वाली इतनी बात भी नहीं थी, कच्चा पक्का थोड़ा किया, लेकिन वालिदैन भी समझते हैं आपको, जाहिर है। हाँ एग्जैक्ट। ये जो आजकल की जनरेशन है, जिन जनरेशन में ये बहुत देखते ही प्यार हो जाते हैं, आपके ऑफिस में भी एक कल्चर बन चुका है कि जो अगर कुलीग्स हैं तो आपस में उनकी मोहब्बत प्यार हो जाए। हाउ डू यू सी दैट? ये होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दें, या ये कहीं ना कहीं हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? या वो कहते हैं, या जिस तरह उनका बॉस ने कहा ऑफिस के बाहर जो मर्जी करना हो कर लें, ऑफिस के अंदर ये नहीं हो सकता? मैं तो वैसे यही कहता हूँ लेकिन कि यार ऑफिस में, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, देखें दीन में हमारे ये है कि अगर जो ना रजामंदी होनी चाहिए। हम कुछ करते हैं ज़बरदस्ती कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगेन उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा वो उसमें बिलीव नहीं करता। अब मेरी 2 बेटियां भी हैं, तो उस हिसाब से भी जो है ना अक्सर डर भी लगता है कि अब जिस तरह का मुआशरा है और जिस तरह हालात जा रहे हैं। बहरहाल फिर भी अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो अपने बच्चों को चॉइस दूंगा, मैं पूछूंगा, लेकिन एज लॉन्ग एज एक वो लिमिटेशन के अंदर एक चीज़ हो। मैं अपनी माई डॉटर इज 15 ईयर्स ओल्ड, तो मैं भी दोनों को, मैं अगर अपने बेटे से बात करूं तो मुझे अपनी बेटी को भी उसी तरह ही रखना पड़ता है कि अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा, और हम आपको, और एक लाइन है, क्राइटेरिया है कि जी ये चीज़ें कम से कम उस इंसान में हो कि अगर आपको, और इंसान को परखने का तरीका भी हम मैं ना उस एज में ही समझ नहीं आ रही होती। हम भी उस एज से गुजरे, उस एज में वालिदैन की बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अगर आज मेरे से पूछें तो वालिदैन की जो उस वक्त अकल और समझ होती है हमसे बहुत बेहतर होती है, बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, और वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं।
तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ मेरे वालिदैन ने जो मेरे लिए फ़ैसला किया, और मैं इसलिए आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं हमेशा पेरेंट्स को बताकर या पेरेंट्स की रजामंदी से कोई चीज़ होती है तो वो बहुत अच्छी है। वरना आप यूनिवर्सिटी के देखें ना, 4 साल जो हैं वो लड़का लड़की आपस में एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं। जब ग्रेजुएशन होती है तो वो कहते हैं जानू इस्तिखारा ठीक नहीं आ रहा। अब नहीं मान रहे। अम्मा अब्बा के साथ कितनी ओपननेस है इस एज में आपकी? मतलब ये अब्बा का एक होता है कि मेरे डैड का टाइम था, वो कहते बस कह दिया तो कह दिया। अब्बा के साथ हमारा ये आपका और हमारा हाइब्रिड है इन अ सेंस के ओपननेस बहुत ज़्यादा है। मेरी वालदा ने तो हमें बचपन से दोस्तों की तरह रखा है। सो एंड आई थिंक हर माइंडसेट वाज के वही कि कुछ भी हो तो डिस्कस कर लें, कोई छुपाए ना, बच्चे कुछ छुपाए ना। अब्बू का एक रोब था बड़े अरसे तक, बहुत ज़्यादा, और अब्बू के सामने बात करते हुए हम नहीं होती थी बात। जी जी। और कौन सा ऐसे आपको ऐप है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? मैं मेरी जो फॉलोइंग है या मेरा जो इंटरेक्शन है, ये मेरी जो पर्सनल मैं यूज़ करता हूँ ऐप, लिंक्डइन बहुत ज़्यादा करता हूँ। और इनफैक्ट लॉट ऑफ मैं गूगल से ज़्यादा लिंक्डइन का सर्च यूज़ करता हूँ। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे बहुत अरसा, कई साल पहले किसी ने कहा था कि कोई मसला हो ना तो पूछ लेना चाहिए, कोई सवाल हो ना, कोई क्यूरियोसिटी हो तो पूछ लेना चाहिए। हम अपने ईगो में या फिर वट एवर रीज़न हम पूछना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग पूछते हैं ना वही कामयाब होते हैं। ये उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और कुछ प्रॉब्लम्स आई और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने इसे अप्लाई किया। तो मैं ये करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ और मैं ढूंढता हूँ जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट बंदा कौन है जिसकी एक्सपर्टीज़ है, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये होता है कि जवाब आता है और हेल्प भी मिल जाती है विदाउट एनी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन या कोई, यू जस्ट हैव टू आस्क समवन। और फिर मेरे से भी इसी वजह से अब कोई चीज़ पूछता है, मेरे पास टाइम हो या अवेलेबिलिटी तो मैं हेल्प कर देता हूँ। मैंने ना अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आए सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, हमने उनके साथ बात की कि आप ना जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप सबसे पहले तो अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लें, और लिंक्डइन अकाउंट बनाकर पाकिस्तान के टॉप 10 लोग जो आपको पसंद है इस इंडस्ट्री के, एक तो उनको आप अपना फॉलो करना शुरू कर दें, या फिर दुनिया के। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू स्टार्ट, और उनको देखते जाएं और अपने टीचर्स को भी समझा दें कि यार दुनिया में तो ये चल रहा है, आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं। देखें, आपके कैरियर में अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली इफ़ यूर फ्रेश, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर आप काम भी कर रहे हैं, एंड टू फाइंड बेटर हाई पेइंग जॉब्स, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट यू शुड वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। जब आप अपनी पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर आप अपने फील्ड से रेलिवेंट शेयर कंटेंट, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, शेयर एनीथिंग ऑन द टॉपिक एंड कीप टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। जो रिक्रूटर्स हैं या मेरे जैसे सीईओज हैं जो लोगों को ढूंढते हैं या हेड हेडिंग करते हैं, वो इस तरह की प्रोफाइल्स पे सबसे पहले जाते हैं। सर्च भी सबसे पहले लेके जाता है। फिर जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, यू कम ऑफ एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड, तो आपको अप्रोचेस भी ज़्यादा होती हैं और आपको जॉब ऑफर्स भी ज़्यादा होती हैं। फॉर मी, मुझे खैर जॉब के वाले से तो नहीं, बट फॉर मी वर्किंग ऑन माई पर्सनल ब्रांड, सीप साहब इसने मेरे लिए इतने दरवाजे खोले हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच फाइनेंशियली बेनिफिशियल इट इज़। तो लोग समझते हैं कि हम बस हंसी मजाक कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो इसके बट फॉर मी, मेरे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है। सो मैं करने का मकसद ये है मेरे लिए कि इसके पीछे को पर्पस है, देयर इज अ पर्पस। I go anywhere, I can walk into meetings, I can walk into companies, I can approach CEOs। 9 में से 10 लोगों को मेरा पता होता है, और वो सिर्फ इस वजह से पता होता है कि मैं एक्टिव हूँ। एयरपोर्ट पे अक्सर CEOs मिल जाते हैं, अक्सर सीनियर मैनेजमेंट्स मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और बहुत सारे पर काम हो जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स के पास जाएँ या इस तरह की पोटेंशियल लीड्स के ऊपर के पास, मेरे साथ कई मरतबा हुआ है कि मैं किसी से काम करना चाह रहा हूँ, अपनी कोई चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ और उसको अपना कस्टमर बनाना चाह रहा हूँ, तो वो इसी वजह से मेरे से काम शुरू हो गया कि जी हम तो आपको देखते हैं या फॉलो करते हैं। तो इफ़ यू वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ मच बेनिफिशियल इट इज़, एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट डू इट।
एक तो आपकी सीरियस साइड है, दैट इज ऑन द लिंक्डइन, एक आपकी दूसरी भी साइड है जो आप रील्स बना रहे हैं आजकल, और वो रील्स बड़ी वायरल वाली रील्स चल रही हैं कि आप आते हैं, आपकी जो टीम है वो आपके साथ मजाक भी कर रही है, आप उनको देख भी रहे हैं। तो ये कहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ? और एज ए सीईओ, मतलब मैं नॉर्मली हम ये देखते हैं कि बाकी सब सीईओज जो हैं वो दे हैव अ डेकोरम, मतलब यू हैव क्रिएटेड दैट फ्रेंडशिप विद योर टीममेट्स एंड इट इज टर्निंग आउट ग्रेट। व्हाट डू यू से? डेकोरम हम कर लेंगे जब बाल हमारे भी सफेद हो जाएंगे। क्योंकि एक एज फैक्टर आई वुड से कि, बट मेरा थोड़ा सा ना एटीट्यूड भी ऐसा है और मेरे ऑफिस का कल्चर भी ऐसा है कि मैं इट्स वेरी कैजुअल, और उसमें ये होता है कि आई फील कि मेरे जो टीममेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस कर भी लेते हैं, थोड़ा सा ईजी है और डिस्कशन बड़े आराम से हो जाती है, चीज़ें एक दूसरे को समझा लेते हैं। अक्सर लोग मेरे हालांकि काफ़ी जूनियर थे डिबेट कर लेते हैं ना, आई अलाउ दैट, क्योंकि उस किसी का ओपिनियन आए या किसी का पर्सपेक्टिव आए वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो उस डेकोरम में आप नहीं समझ सकते, बिकॉज डेकोरम में फिर यू आर बॉस एंड यू आर राइट। तो वो जो आपको रील्स में एक जो कल्चर नज़र आता है ना, दैट इज़ नॉट फेक, दैट इज़ एक्चुअल कल्चर ऑफ आवर ऑफिस। हमारे जितने भी लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और वो ये देखते हैं कि हमें ऐसी 3 क्या स्टेप्स हमारे पास होने चाहिए जिससे हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कस्टमर इज़ द किंग। इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इट मीन्स यू हैव टू सेल समथिंग। सबसे पहले ये देखिए आपने किसको बेचना है। प्रोडक्ट बनाने से पहले, प्रोडक्ट पर टाइम लगाने से पहले आप देखें आपने बेचना किसको, जाके उससे बात करें कि क्या उसको वो चीज़ चाहिए भी है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट बनाने का शौक़ है, तो मुझे शौक़ है, लेकिन क्या वो आइडिया सेलेबल है कि नहीं है, हम आइडिया को वैलिडेट नहीं करते। तो सब कस्टमर इज़ द किंग, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कस्टमर। सेकेंड इज आस्क। आप यू आर नॉट ऑल नोइंग, आप सीक ओपिनियन, सीक एडवाइस एंड hire people or find co-founders who know better than you, not less than you। हम कहते हैं जी कि मुझे सब जो कहते हैं ना मुझे सब आता है, तो वो तो फिर कुछ सीख नहीं सकता। I try to find people who are much more experienced and better than me। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाएंगे, मैंने उनसे सीखना है। ये this is the mindset। And last is persistence। Keep trying। Ultimately, no matter what you're doing, if the idea is validated, आपने पहले 2 काम कर लिए हैं, तो कोई वजह ही नहीं है कि आपको सक्सेस ना मिले। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो हार नहीं माननी, करते नहीं, आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैं इस चीज़ का जो है जीता जागता सबूत हूँ। हमारे पास उन वक्तों में जब फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए और एक टाइम आया कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए, उस टाइम और सोचते थे कि पता नहीं हमें अच्छे वक्त दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरह का भी हमने टाइम देखा। उस टाइम से आज अगर मैं बैठ के देखूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ, लेकिन परसिस्टेंस, बी परसिस्टेंट, कीप डूइंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और वाकई मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट। मैंने अपनी बहुत सी चीज़ें जो है आपके इससे पॉइंटर्स वो लिए हैं, और अब अपनी जो बिजनेस बनाने की थोड़ी बहुत ही सोच रहा हूँ, तो वो मुझे इस पर जी आपके टाइम का शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने इज्जत दी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। अब्दुर्रहमान तलत साहब हमारे जी गेस्ट थे, CEO ओरिएंट, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, कस्टमर इज द किंग। मैं वो पूरा जो कोट है वो बता देता हूँ जो मैंने अपने व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA, तो हमारे उस्ताद ने हमें बताया था, कस्टमर इज द किंग एंड एवरी किंग हैज़ द राइट टू चूज द क्वीन ऑफ हिज चॉइस। तो वो हमारे लिए वही जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, वो आपकी वो जो कस्टमर का काम है वो वही उसी तरीके के साथ ही करता है। अब्दुर्रहमान तलत साहब ने आपसे बात की कि जी एक चीज़ है परसिस्टेंस। आपको इतना नेवर गिव अप वाला कॉन्सेप्ट अगर ज़िंदगी में होगा, यू नीड टू कीप मूविंग, तो आपको अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से सक्सेस ज़रूर देंगे। हमें ये लगता है कि हमने थोड़ी देर ये बात की और काम किया और हम सुरखरू हो जाएंगे, वो नहीं। अल्लाह मियाँ ये शायद ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा काम करना है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल गेट सक्सेस। सो मुझे राइज एंड लीड 360 से हसीब खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए वाइब्रेंट गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।